आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथ में हम को ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात ज्योमेट्री जिसको आप रेखा गणित या ज्यामिति कहते हैं। इसमें हम टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में, पॉइंट के बारे में, साथ ही साथ रे के बारे में, कहने का मतलब जो बेसिक जो नॉलेज था, जो शुरुआत का जो नॉलेज था, इन तमाम चीजों के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने एंगल के ऊपर आए, एंगल में हम एंगल के बारे में पढ़े, उसके टाइप्स के बारे में पढ़े, कुछ उसके टॉपिक्स थे जो बच गए थे, जिसमें करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, अर्थात जो संगत कोण जो होते हैं, एकांतर जो कोण होते हैं, अंतः कोण जो इंटीरियर अर्थात जो अंदर की तरफ होते हैं, एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ बनते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो वीडियो है यह सभी क्लास के बच्चों के लिए है, चाहे वो जूनियर है या सीनियर है, क्योंकि आपको बेसिक मैथ का जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे बेसिक चीज को जानना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, और यदि अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइएगा ना, तो वहां प्लेलिस्ट बन गया है, बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट बन के तैयार हो गया है। वहां से जाके आप एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए और उसे समझ लीजिए। इसके पीछे वाले वीडियो को यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीछे वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। साथ ही साथ मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी कीजिए, दोस्तों को जोड़िए और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना विश्लेषण शुरू करने से पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक पहले लाइन हम खींच लेते हैं, दो पैरेलल लाइन हम ले लेते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ट्रांसवर्सल लाइन भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एल है, एम है और ये हमारा पी हो जाता है। जरा देखिए, समझने वाली बात है। आपको पता है कि पैरेलल लाइन क्या होता है? समानांतर रेखा जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, बाइसेक्ट नहीं करती है। ट्रांसवर्सल लाइन जो तिरछी जो रेखा होती है, जो तिर्यक जो रेखा होती है ना, उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में मैं तो आपको पढ़ा ही दिया हूं, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा चैनल पे जाके। बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट बनकर तैयार हो गया है, वहां से पढ़िए और अपना बेस को मजबूत कीजिए। देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेसिक मैथ फॉर ऑल स्टूडेंट, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए हम यहाँ कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम देख रहे हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को जब एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो काट रही है, इस स्थिति में कुछ देर के लिए हम इसको यहां से गैप कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एम नहीं है तो ये वाला लाइन हो गया। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे स्थिति यह है कि यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है, तो सेम अपोजिट में यहाँ पे भी 4 एंगल बन रहा है। हम देख पा रहे हैं ना, क्योंकि जब किसी भी दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, और काटने के लिए तो जब इसको परपेंडिकुलर लाइन भी काटे तो भी तो उतना ही एंगल बनेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, क्योंकि मैंने उसको भी आपको बता दिया परपेंडिकुलरली बोला, आप जरूर से जाके देख लीजिएगा कि लंबवत रेखा काटती है, वहां की स्थिति क्या होती है। तो जरा देखिए, तिरछी रेखा ये काटी है, इस स्थिति में यहां पे और यहां पे दो ही जगह यह पैरेलल लाइन को क्या की है? बाइसेक्ट की है, काटी है। और एक जगह काटने के पश्चात, एक जगह जब उसने काट दिया, उस स्थिति में वहां पे यानी प्रथम लाइन पे, प्रथम जो हमारा लाइन जो है एल, इस पे यह 4 एंगल को फॉर्मेशन दे रही है, अर्थात 4 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि लाइन एम पे भी जब जहां पे ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस रेखा यह आके जिस रेखा को बाइसेक्ट कर रही है, इस स्थिति में भी यहाँ पे 4 कोण बन रहे हैं। टोटल कुल मिला के बात ये हुआ कि जब एक तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा जब दो पैरेलल लाइन को काटती है, दो समानांतर रेखाएं को काटती हैं, इस स्थिति में हमारे पास 8 कोण बनते हैं, 8 कोण हमारे पास मिलते हैं। अब जरा कोण का नामकरण कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एंगल मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 और 8। ठीक है, 5 6 7 और 8। उम्मीद है कि ये नामकरण से आपको पता चल जाएगा और आसानी से आप समझ लीजिएगा। अब जरा देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, अर्थात जो संगत कोण के बारे में है, संगत कोण के बारे में है। चलिए, संगत कोण को समझने से पहले हम आपको क्या करेंगे ना, कि मान लीजिए कि हम इस चीज को ढक देते हैं। मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए यह चीज हमारे पास नहीं है,
अर्थात हमारे पास लाइन जो एम है यह मौजूद नहीं है, हमारे सिर्फ एल है, और एल पर जो 4 एंगल बना हुआ है ना, यही हमारे पास है। अगर स्थिति की बात की जाए और दिशा की बात की जाए, संगत कोण की स्थिति और दिशा की बात की जाए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 2, अगर ये एंगल 1 और ये एंगल 2 की बात करें, ठीक है, फिर एंगल 4 और एंगल 3 की बात करें, या 3 या 4 कुछ भी, ध्यान रखिएगा। देखिए तो सेम उसी कंडीशन में यहाँ पे भी बना है कि नहीं एंगल, तो जरा आप लोग देखिएगा कि एंगल 1 और एंगल 5 की स्थिति क्या है बाबू, इसका सिचुएशन क्या है, इसका कंडीशन क्या है, सेम है, दोनों क्या है, समान है, दोनों स्थिति क्या है, समान है। देख रहे हैं ना, एंगल 1 और एंगल 5 का स्थिति बिल्कुल क्या है, समान है। दिशा की बात की जाए ना, तो दिशा भी क्या है, समान है, ये भी इस साइड बना है और ये भी इस साइड बना है, जिस डायरेक्शन में ये बना है उसी डायरेक्शन में हमारे पास ये वाला भी बना है, अर्थात जिस डायरेक्शन में एंगल 1 बना है उसी डायरेक्शन में एंगल 5 बना है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसी फॉर्मेशन में 2 और 6 ले लीजिए, ठीक है, इसी फॉर्मेशन में 3 और 7 ले लीजिए, और उसी फॉर्मेशन में 4 और 8 ले लीजिए। हम देख पा रहे हैं कि सबकी स्थिति और दिशा बिल्कुल क्या है, समान है, एक जैसा है। तब हम इस स्थिति में कहते हैं कि जो जिस कोण की स्थिति और दिशा समान होती है ना, वह कोण हमारा जो होता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, अर्थात संगत कोण होते हैं। परिभाषा से अगर आए तो बोला है कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर कट बाय एनी ट्रांसवर्सल लाइंस, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब दो समानांतर रेखाएं, जो समानांतर रेखाएं जब एक कोई तिर्यक रेखा अर्थात जो तिरछी रेखा अर्थात ट्रांसवर्सल लाइन जब उसको काटती है, देन इंटीरियर ऑफ वन साइड, यानी एक साइड का इंटीरियर एंगल, ध्यान रखिएगा, एक साइड का इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ फॉर्म, और फिर उसी के फॉर्म में ना दूसरे साइड का एक्सटीरियर, ठीक है ना, यानी बाहरी कोण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एक तरफ का इंटीरियर और उसी के फॉर्म में एक साइड में एक्सटीरियर अर्थात उसका बाहरी कोण, एक अंतः कोण, उसी के फॉर्म में उसका बाहरी कोण क्या होता है, संगत कोण होते हैं। इस स्थिति में जरा देख लीजिए, तो अगर एंगल हम 4 और 6 की बात करें तो यह हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल है, अर्थात अंतः कोण है, यह दो लाइनों के बीच में बना है, दो लाइनों के अंदर बना है। इस स्थिति में यह क्या हुआ, हमारा अंतः कोण हुआ, ठीक है। और इसी के फॉर्म में जो एक्सटीरियर बने हैं, तो इसी के फॉर्म में एक्सटीरियर कौन बना है, एक ही दो न बना है, 1 और 2 ही बना है ना। इस स्थिति में 1 और 5 और 2 और 6 क्या हुए, कोरस्पोंडिंग एंगल हुए, अर्थात इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 5, उसी के फॉर्म में एंगल 2 एंड एंगल 6, और इसके फॉर्म में एंगल 3 एंड एंगल 7, और इसके फॉर्म में एंगल 4 एंड एंगल 8। ध्यान रखिएगा, एक का इंटीरियर दूसरे का एक्सटीरियर, एक का इंटीरियर दूसरे का एक्सटीरियर, परिभाषा के अकॉर्डिंग। और मैंने भी आपको बहुत ही आसानी से इसकी स्थिति और दिशा को लेके भी समझा दिया। स्थिति और दिशा एक जैसा है, इसका मतलब वो संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। और याद रखिएगा, यह एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, अर्थात एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक दूसरे के संगत कोण है। एंड यहां से मैं लिख देता हूं, एंड एंगल 1 इक्वल टू द एंगल 5, और एंगल 1 जो है ना, यह एंगल 5 के बराबर में भी है, अर्थात यहाँ का जो कोण बनता है और यहाँ का जो कोण बनता है, अर्थात संगत कोण की मान जो होती है ना, वो भी क्या होती है, समान होती है, अर्थात इक्वल होती है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह एंगल 2 बराबर एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 4 बराबर एंगल 8 हो जाएगा, अर्थात जो एंगल 4 का मान अगर हमें पता चल गया तो उसी में एंगल 8 का मान भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। और ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल, और उसी के ऑपोजिट साइड का एंगल भी क्या हो जाता है ना, इक्वल हो जाता है। इसके कहने का मतलब यह है कि एंगल 2 का मान एंगल 4 के बराबर होगा। उसी फॉर्म में अगर एंगल 4 बराबर एंगल 8 है, एंगल 4 बराबर एंगल 8 है, तो 8 के अपोजिट में 6 भी तो है, तो इसका मतलब 6 भी बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में हम आसानी से कह सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 4 बराबर एंगल 6 बराबर एंगल 8, अर्थात ये जो एंगल जो है ना, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये अपोजिट साइड एंगल है। इसी के फॉर्मेशन में एंगल 1 एंगल 3 ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। 5 और 7 भी क्या होगा, इक्वल होगा, अर्थात एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7 ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे।
उम्मीद है कि यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गया होगा और मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाया है, बताया है और बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया। अल्टरनेट एंगल में क्या होता है, अल्टरनेट एंगल में जरा समझिएगा। हमने कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में समझ लिया, इसको जान लिया कि संगत कोण क्या होते हैं, जिसकी स्थिति दिशा तो समान होती ही है। अगर परिभाषा के अनुसार देखा जाए, उसको और थोड़ा सा डीप से समझने के प्रयास की जाए, ठीक है, तो एक साइड का इंटीरियर और दूसरी साइड का एक्सटीरियर, उसी के फॉर्म में जो कोण बनते हैं ना, वह कोण हमारे संगत कोण होते हैं। एग्जाम्पल से मैंने देखा, आपको समझा दिया। और इसमें संगत कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। साथ ही साथ मैंने अपोजिट साइड एंगल के बारे में भी आपको बता दिया कि जो कोण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, अर्थात दूसरे के विपरीत होते हैं ना, वह क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से इक्वल भी होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं, दोनों कोणों का मान समान होता है, जैसे कि कोरस्पोंडिंग एंगल के लिए मैंने बताया। अल्टरनेट नाम से लग रहा है कि आपको एकांतर कोण, अर्थात एक एक अंतर के बाद वाला कोण। तो जरा देख लीजिए, उसको भी हम इसी फिगर से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम इसी से समझने का प्रयास कर लेंगे एकांतर कोण को भी, अर्थात आपको नाम से ही लग रहा है एकांतर कोण, ठीक है। पहले से थोड़ा सा इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। बोला है कि इफ एनी ट्रांसवर्सल लाइन कट्स टू स्ट्रेट लाइंस, द एंगल मेड ऑन बोथ साइड अबव एंड बिलो, अर्थात आपको पता होना चाहिए कि कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन जब किसी स्ट्रेट लाइन को काटती है, इस स्थिति में कोण जो बनते हैं ना, एक ऊपर की तरफ बनते हैं और एक नीचे की तरफ बनते हैं। इस स्थिति में जो ऊपर और नीचे की तरफ का जो कोण का जो कॉम्बिनेशन जो हो जाते हैं, जो बनते हैं, उसमें जो अल्टरनेट वेज से, अर्थात एक एक को छोड़ के जब हम कोण को लेना शुरू करते हैं ना, इस स्थिति में हम कहते हैं कि वह हमारा क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अर्थात एकांतर कोण है। ये परिभाषा के अकॉर्डिंग था, लेकिन इसको हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा अपनी भाषा में और आसान स्थिति में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अच्छा मान लीजिए अल्टरनेट अर्थात एक एक को छोड़ के, अर्थात एकांतर कोण, आपको जैसे कि पता है। चलिए थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए इसको हटा दीजिए। अच्छा, एकांतर कोण का बात बोल रहा है, इसका मतलब अगर हम एक लेंगे तो फिर हमें दो छोड़ना पड़ेगा। एंगल एक लेंगे तो हमें एंगल दो को छोड़ना पड़ेगा, फिर एंगल हमें तीन लेना पड़ेगा। तीन लेंगे तो फिर हमें चार को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें पांच लेना पड़ेगा। पांच लेंगे तो हमें छह को छोड़ना पड़ेगा, सात लेना पड़ेगा। ऐसे ही होगा ना हमारा एकांतर कोण, अर्थात एक एक के अंतर पे वाला, एक एक के अंतर पे वाला। अच्छा जरा देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 3 की स्थिति के बारे में हम पहले जान लेते हैं। हम एक के बारे में समझ लेंगे ना, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा देख लेते हैं इसकी स्थिति क्या है। तो एंगल एक को देख रहे हैं कि यह किस दिशा में बना हुआ है एंगल, और सेम उसी के विपरीत दिशा में एंगल 3 बना हुआ है। अर्थात जिस कोण की स्थिति क्या हो, विपरीत हो, अर्थात अपोजिट हो, समान नहीं हो। ध्यान रखिएगा, जिस कोण की स्थिति विपरीत हो, एक दूसरे से उल्टा हो, समान नहीं हो, साथ ही साथ दिशा भी समान नहीं हो, इस स्थिति में हम कहते हैं कि जो बना हुआ जो कोण है ना, वह क्या है, हमारा अल्टरनेट कोण है, अर्थात एकांतर कोण है। संगत कोण में क्या हुआ करता था, इसमें स्थिति और दिशा समान हुआ करती थी, लेकिन इसमें क्या है कि इसकी स्थिति और दिशा क्या है, असमान है, अर्थात एक दूसरे का विपरीत है। आप ही देख लीजिए ना, एंगल एक इस पोर्शन में बना है और इसका दिशा ये है, इसी का अपोजिट में एंगल 3 बना हुआ है, तो दिशा तो अपोजिट ही हो गया। स्थिति भी देख लीजिए, तो स्थिति क्या है, यह इस दिशा में बना हुआ है, अर्थात दिशा भी क्या है, उसका उल्टा है, और स्थिति भी क्या है, उल्टी है, अर्थात उसके विपरीत है। स्थिति विपरीत है, दिशा उल्टा है, इसकी स्थिति विपरीत है, वह उल्टा है। इस स्थिति में जरा देखिए तो अब कि एक के बाद 3 की स्थिति ऐसे हो रही है ना, एक के बाद 3 की स्थिति ऐसे हो रही है। अगर हम अल्टरनेट अर्थात 2 को छोड़ देते हैं तो ठीक है। अब उसी फॉर्म में अगर हम 2 को ले रहे हैं और 3 को छोड़ दें, तो 2 को ले और 3 को छोड़ देते हैं, तो इस स्थिति में सेम फॉर्मेशन जैसे 1 और 3 के कॉम्बिनेशन में था, 1 और 3 के रिलेशन में था, वही रिलेशन 2 और 4 के बीच में भी हो रहा है, 2 और 4 के बीच में भी हो रहा है। वही संबंध 5 और 7 के बीच में है, और वही संबंध 6 और 8 के बीच में है। अर्थात यहां से हम यह देख पा रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4,
इसी फर्म में एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8 ये क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट अर्थात एकांतर कोण है। और याद रखिएगा एकांतर कोण का हमेशा स्थिति और दिशा विपरीत होता है, उल्टा होता है अर्थात असमान होता है, जबकि एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं क्योंकि यह अपोजिट साइड एंगल को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा, यह अल्टरनेट एंगल भी हुआ, इक्वल भी हुआ, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर एंगल ए का मान 1 का मान मान लीजिए कि यहाँ पे 60 डिग्री है तो एंगल 3 भी यहाँ पे 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। और जब एंगल 3 यहाँ पे 60 डिग्री है तो इस स्थिति में जैसे कि आपने संगत कोण के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ से आप बहुत सारे एंगल को पता कर सकते हैं। यानी एंगल 3 तो एंगल 7 भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। और जब एंगल 7 60 डिग्री का हो गया तो एंगल 5 भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम दर्शा सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 7 ऑल्स आर इक्वल इन वैल्यू। अर्थात मान की जब बात की जाए तो सब मान में क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में चर्चा करते हैं, इसको हम 1 सेकंड में समझ लेंगे। देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है। इंटीरियर जो अंतः कोण होते हैं, एक्सटीरियर जो बाह्य कोण होते हैं। जब दो लाइनों के बीच में, लाइनों के अंदर जो कोण बनते हैं ना वह इंटीरियर एंगल होते हैं, जो लाइन के जो बाहर बनते हैं ना वह एक्सटीरियर एंगल हो जाते हैं। तो जरा देखिए तो लाइन के अंदर कौन कौन सा कोण बना है, 4 3 5 और 6, यह दोनों लाइनों के अंदर बने हैं कोण। इस फॉर्म में यह क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, जो बाहर बना है, अर्थात एंगल 2 और एंगल 1, एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। यह भुजा के बाहर बने हुए कोण है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटीरियर हुआ। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो बाहर की तरफ बनते हैं, वैसा कोण जो बाहर की तरफ बनता है। इंटीरियर एंगल वैसा कोण जो अंदर की तरफ बनता है, अंतः कोण कहलाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो आगे का जो हमारा टॉपिक होगा, हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। और ऐसे पढ़ेंगे कि क्लास 5 के लिए भी वो इंपॉर्टेंट होगा, क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्लास 9 के लिए अर्थात जूनियर से लेकर सीनियर तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि करस्पेंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर तो खैर तो आप आसानी से समझ ही जाइएगा, इन दोनों कोण का मतलब क्या होता है। देखिए वैल्यू हमेशा समान होगा, लेकिन कोरोस्पेंडिंग एंगल में इसकी स्थिति और दिशा क्या हो जाता है, समान हो जाता है, जबकि अल्टरनेट एंगल में स्थिति और दिशा बिल्कुल एक दूसरे का विपरीत हो जाते हैं, यानी अपोजिट हो जाते हैं। बस यही चीज तो आपको याद रखना है, फिगर से मैंने आपको समझा दिया था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल के साथ। तब तक सभी वीडियो को देखिए, ध्यान से पढ़िए और कोई भी समस्या है तो आप हमसे बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।